हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में एक क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ पेटेंटी एंड द रेमेडीज अवेलेबल फॉर वायोलेशन ऑफ पेटेंट राइट्स। एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ पेटेंटी एंड वेरियस रेमेडीज अवेलेबल फॉर वायोलेशन ऑफ पेटेंट राइट। ठीक है, तो चलिए हम इसको कैसे डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आप आंसर कैसे लिख पाओगे इस क्वेश्चन का हम इजीली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पहले तो इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली आपको लिखना पड़ेगा पेटेंट क्या होता है। तो पेटेंट होता है, पेटेंट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सबको पता है। उसके बाद है द गवर्नमेंट granted a set of absolute rights to inventor or its assignee for a limited period in exchange for public disclosure of the invention। पेटेंट किसके लिए? इन्वेंशन। कॉपीराइट किस लिए? क्रिएटिविटी। ऐसा याद में रखो। ट्रेडमार्क किस लिए? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो पेटेंट इज ए एब्सोल्यूट राइट टू एन इन्वेंटर, ठीक है, or its assignee for a limited period. It is the form of intellectual property and it is granted for the certain invention, ठीक है, disclosure of the invention in simple word। हाँ, उसके बाद पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या होता है? पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट मतलब एनक्रोचमेंट अपॉन द पेटेंट राइट्स ऑफ द पेटेंट होल्डर और पेटेंटी। ठीक है, पेटेंट होल्डर और पेटेंटी वेयर द पेटेंट इज वैलिड एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ इन अ स्पेशल जुरिडिक्शन। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट मीन्स एनक्रोचमेंट अपॉन पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स का अगर आपको किसी ने कब्जा कर लिया है या उसका आपने किसी ने दुरुपयोग कर लिया है या डुप्लीकेट कर लिया है, कॉपीराइट कर लिया है, तो उसको बोलते हैं पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। मतलब आपके राइट का क्या हुआ है? वॉयलेशन हुआ है। ठीक है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 गवर्न्स ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू पेटेंट एंड दिस एक्ट वाज अमेंडेड। कब एक्ट अमेंडेड हुआ था? 1999 में हुआ था, 2002 में, और रिसेंटली अमेंडमेंट 2005 में। किसके कारण? टू अप्लाई टू द कंप्लाई टू द विपो एंड ट्रिप्स गाइडलाइंस ऑन पेटेंट्स। ठीक, since 2005 amendment there are many suits filed of infringement of patent rights। आपको पता होगा कि बहुत सारे 2005 का एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, उसके बाद से इतने सारे पेटेंट के केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हैं ये आप उसकी मतलब तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? पेटेंट क्या है? पेटेंट इज़ द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क कैरिड आउट फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, इट इज़ ए इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इन्फ्रिंजमेंट मतलब एनक्रोचमेंट अपॉन पेटेंट राइट्स ऑफ द पेटेंट होल्डर, और आप पेटेंट होल्डर बोल सकते हो या पेटेंटी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में इतना लिख लिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, कौन से टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट होते हैं। ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट मतलब कौन से टाइप के आपका जो आपने जो पेटेंट किया है उसका किसने आपके पेटेंट को चुराया है, इन्फ्रिंज किया है, तो कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, एक तो होता है डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, टोटल 5 टाइप्स के। एक तो डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट होता है, उसके बाद इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट होता है, उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट होता है, उसके बाद क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट, उसके बाद इंड्यूस्ड इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, उसके बाद विलफुल इन्फ्रिंजमेंट, उसके बाद क्या होता है? विलफुल इन्फ्रिंजमेंट, उसके बाद लिटरल इन्फ्रिंजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस। और डॉक्ट्रिन ऑफ क्या होता है? इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम एक बार एक पढ़ लेंगे। देखो, मैंने बताया कि टोटल कितने इन्फ्रिंजमेंट होते हैं। डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट मतलब डायरेक्ट कब्जा करना। कैसा हो गया आपका पेटेंट का? किस तरफ से आप डायरेक्ट कब्जा कर सकते हो? एक तो उसको सेल कर सकते हो या तो इम्पोर्ट समथिंग कर सकते हो विदाउट गेटिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द पेटेंट, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, मेकिंग, आप वो आइडिया को मेकिंग कर सकते हो, सेलिंग या इम्पोर्टिंग समथिंग विदाउट द लाइसेंस ऑफ द पेटेंट होल्डर, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट। दिस एक्ट मस्ट कम्प्लीटली विलफुली बाय द ऑफेंडर। जिसने आपका राइट का ये किया है मतलब। ठीक है, डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट मतलब डायरेक्टली आपका वो जो पेटेंट किया है उसने, इन्वेंशन है, वो डायरेक्टली सेल किया है या खुद ही बना रहा है, उसका आइडिया नहीं है, फिर भी चुरा के। इम्पोर्टिंग समथिंग विदाउट लाइसेंस फ्रॉम द पेटेंट होल्डर, डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट। इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या होता है? वो उसने किसी और से आइडिया चुराया है। ठीक है, which includes contributory infringement and inducement to infringe a patent, means which indirect infringement which includes contributory infringement and inducement to infringe a patent. Under these terms, even if a company does not the one that initially infringed on the patent, that company still be accountable for patent infringement। देखो, इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट मतलब कॉम्बिनेशन है
इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, कॉन्ट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट का और इंड्यूस इन्फ्रिंजमेंट का, ठीक है। तो जब तक आप कॉन्ट्रीब्यूटरी और इंड्यूस इन्फ्रिंजमेंट आपको समझ में नहीं आएगा तो इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको पहले क्या बताना होगा कि इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। तो अभी पता चलता है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट होता क्या है। कॉन्ट्रीब्यूटरी मुझसे नाम से ही पता चलता है, इंक्लूड्स परचेसिंग काइंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट which includes purchasing or importing a part that creates a patented idea, that helps create a patent idea। मतलब देखो, ऐसा आपने कोई इन्वेंशन बनाया, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाई, आपने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट में लोग क्या करते हैं, वो परचेस और इम्पोर्ट उस इलेक्ट्रिक बाइक का ऐसा एक पार्ट परचेस और इम्पोर्ट करते हैं जो कि एक्चुअली बेसिक पार्ट है उस पेटेंट का। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बाइक, अगर आपने देखा होगा तो इलेक्ट्रिक बाइक में क्या होता है, अगर आपका बैटरी ही नहीं है, उसका सब काम ऑपरेटिव किस पे होता है, बैटरी और मोटर, तो आपका बैटरी ही नहीं है, बैटरी ही उसने चुरा लिया, तो आपकी इन्वेंशन का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रिक बैटरी का। इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट। तो इसमें इसलिए लिखा है काइंड ऑन इन्फ्रिंजमेंट इंक्लूड्स परचेसिंग और इम्पोर्टिंग अ पार्ट दैट क्रिएट्स अ पेटेंटेड आइडिया, ठीक है, समझ में आ गया। टू प्रूव कॉन्ट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट वन मस्ट शो दैट द मेन यूज ऑफ द कंपोनेंट वुड बी क्रिएट टू पेटेंट आइडिया, मतलब वही है, पेटेंटी को बताना पड़ेगा कि इसके बिना तो मेरा पेटेंट वैलिड ही नहीं हो सकता वो बैटरी के बिना, ठीक है। उसके बाद इंड्यूस इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या होता है, इंड्यूस मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि एक क्राइम हुआ है, क्राइम ने 4-5 साथीदार है, तो उसको बोलते हैं अकम्प्लिस। तो इंड्यूस इन्फ्रिंजमेंट मतलब वही होता है, ऐसा आदमी या कंपनी जो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट को मदद करे बाय प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स और हेल्पिंग टू मेक अ पेटेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है। इन शॉर्ट आप ऐसे समझो कि क्राइम में साथीदार उसको बोलते हैं इंड्यूस इन्फ्रिंजमेंट। ऐसा व्हेन अ पर्सन और कंपनी aids in patent infringement by providing components or helping to make a patented product, then occur induced infringement. It occurs by offering instructions, हो सकता है preparing instruction, licensing processes। समझ में आ गया, अब तक तो 4 समझ में आ गया। डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, इनडायरेक्ट मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरी और इंड्यूस का। कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब क्या है, आपने वो आइडिया को क्या है, मेन बेसिक आइडिया है, इलेक्ट्रिक बाइक में हमने समझाया था बैटरी, वो पार्ट को ही आप पेटेंट करते हो, पेटेंटेड आइडिया हेल्प्स क्रिएटेड पेटेंट आइटम परचेस करते हो या इंपोर्ट करते हो। इंड्यूस्ड इन्फ्रिंजमेंट मतलब अकम्प्लिश समझो आप, ऐसा आदमी जो सबके आइडियाज़, प्रिपरेशन, इंस्ट्रक्शन, लाइसेंसिंग प्रोसेस और कंपनी को मदद करे, एड्स मतलब मदद करे, ठीक है। उसके बाद विलफुल इन्फ्रिंजमेंट मतलब ऐसा है कि आप कोर्ट में चले गए और उसने बोल दिया, जो पेटेंट उसकी किसी और के खिलाफ जिसने आपकी आइडिया चुराई है, तो वो बोलता है नहीं मेरी आइडिया मैंने चुराई नहीं है, मेरी खुद की आइडिया है। दैट इज़ कॉल्ड एज विलफुल इन्फ्रिंजमेंट। मतलब उसको पता है कि मैंने चुराई है, लेकिन वो बोलता है कि मैंने नहीं चुराई। दैट इज कॉल्ड विलफुली वो बोलता है कि नहीं चुराई। दैट इज कॉल्ड विलफुल इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। तो इधर लिखा है विलफुल इन्फ्रिंजमेंट एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन डिटरमाइंस कंप्लीटली डिसरिगार्ड ऑफ अ पेटेंट दैट इज समवन एज पेटेंट, ठीक है। मैंने अभी बताया वो कंप्लीटली इग्नोर करता है, नहीं मेरी ही आइडिया बोलता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में इम्पॉर्टेंट है जब ऐसा होता है पेटेंट, इट इज़ एक्सपेशली डैमेजिंग टू डिफेंडेंट्स इन ए सिविल सूट। इफ़ दे आर फाउंड गिल्टी देन पेनल्टीज आर हायर। देखो वो जो जिसने बोला है कि नहीं मेरे ही पेटेंट का आइडिया है, जिसने चुराया है, तो उसको हायर पेनल्टी भरना पड़ेगा कोर्ट में। अगर वो कोर्ट में प्लेंटिफ ने अगर प्रूव कर दिया है कि नहीं मैंने, उसने आपके पेटेंटी ने प्रूव कर दिया है कि मेरी आइडिया चुराई है, ठीक है। समझ में आ। लिटरल इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या, there must be a direct corresponding between infringing device and the patented device, ठीक है। लिटरल इन्फ्रिंजमेंट मतलब कि ऐसा होता है कि जिसने आपकी आइडिया चुराई है और जो डिवाइस बन रहा है पेटेंटेड डिवाइस, ठीक है। 2 टाइप का भी डिवाइस होएगा, एक तो मतलब फॉर एग्जांपल एक ओरिजिनल कॉपी, एक जेरोक्स कॉपी। तो ओरिजिनल कॉपी बोल सकते हो पेटेंट डिवाइस और डुप्लीकेट कॉपी बोल सकते हो इन्फ्रिंजिंग डिवाइस, ठीक है। इन दोनों में अगर डायरेक्ट रिलेशन है दैट इज़ कॉल्ड एज लिटरल इन्फ्रिंजमेंट, दैट इज़ कॉल्ड एज क्या, लिटरल इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। टू प्रूव लिटरल इन्फ्रिंजमेंट देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द इन्फ्रिंजिंग डिवाइस और प्रोसेस एंड द पेटेंटेड डिवाइस। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद
डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस मतलब क्या होता है, इवन इफ द मेथड डज नॉट exactly infringe a patent, then a judge might find in favor of the patent holder. If the device or a method does the same thing and produce the same result, then it could be an infringement. There are 5 ways to justify a case of patent. देखो जज के पास 5 केसेस, 5 ऐसे मतलब 5 ऐसे आप ये बोल सकते हो कि वेज है जिससे वो जस्टिफाई कर सकता है कि ये पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट आपने की आइडिया चुराई है या नहीं। वो कौन से हैं, ये 4-5 डॉक्ट्रिन है। फर्स्ट डॉक्ट्रिन इज डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट कवरेज, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्प्रोमाइज, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल। ठीक है, कौन से 5 है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट कवरेज, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्प्रोमाइज, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल और डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरफ्यूटी। ठीक है, आप सिर्फ ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ लेना सिर्फ, और इसमें ये 5 कॉम्पोनेंट लिख ले तो आंसर हो जाएगा। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, देखो जो भी अभी पेटेंट ने फाइल किया है कि मेरा जो आइडिया चुराई है, पेटेंटी और पेटेंट होल्डर बोल रहा है कि इस आदमी ने मेरा आइडिया चुराई है, तो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। किसके ऊपर किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, पेटेंट होल्डर पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने किसी और ने उसकी आइडिया चुराई है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज बर्डन ऑफ proof in the form of product wherein there is a perpetrated infringement of a patented invention. The burden of establishing that infringement has appeared lies on the patentee. अभी मैंने बताया जिसका पेटेंट है उसको प्रूव करना पड़ेगा, पेटेंटी। In the patented process, the burden of proof may shift to the infringer provided that patent is capable to prove that by reasonable struggle he or she has not been able to regulate the process. उसको बताना पड़ेगा कि किस कारण मैंने अपने प्रोसेस को रेगुलराइज नहीं कर सका या इस इन्वेंट को पेटेंट नहीं कर सका। ठीक है, उसके बाद अभी रेमेडीज़ क्या है, ये सब तो इन्फ्रिंजमेंट हो गया। कौन से इन्फ्रिंजमेंट हो गया अभी बताया, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, कॉन्ट्रीब्यूटरी हो गया, इंड्यूस्ड हो गया, विलफुल इन्फ्रिंजमेंट हो गया, लिटरल इन्फ्रिंजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है, उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ। अभी रेमेडीज़ क्या है, पहला जो कॉपीराइट के रेमेडीज़ है वही पेटेंट में रेमेडीज़, कॉपीराइट में भी सेम रेमेडीज़ है। तो कौन से, क्रिमिनल है, सिविल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, उधर भी यही है। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या है, if and when infringement products are imported in the territory of India, then the owner of the intellectual property can approach the collector of customs. किसको अप्रोच कर सकता है, उसके आइडियाज़ अगर इंपोर्ट किए इसके तो कस्टम्स के कलेक्टर को अप्रोच कर सकता है कि ये जो गुड है हमारी इंडिया में आने नहीं चाहिए और मार्केट होने नहीं चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी उसके पास ये है। समझ गए आप। ये पेटेंटी के पास क्या रेमेडी है, वो कस्टम्स के कलेक्टर को क्या बोल सकता है कि जो गुड्स है उसके चुराए हुए गुड्स का जो वो है वो आप क्या कर सके हो, प्रोहिबिट कर सको। ठीक है, द ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मस्ट प्रोवाइड द नेम ऑफ द एक्सपोर्टर, कंसाइनी एंड नेम ऑफ द शिप टू अवेल हिम और हर सेल्फ ऑफ दिस रेमेडी। सबको बताना पड़ेगा किस शिप से आ रहे हैं, किस जहाज़ से आ रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्टर कौन है, कंसाइनी कौन है, समझ गए। ये तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी। सिविल रेमेडी क्या है, सिविल रेमेडी में आप कोर्ट में जाके ये सकते हो। कौन से सेक्शन में दिया है, इंपॉर्टेंट है, 108 में दिया है पेटेंट एक्ट के। पेटेंट एक्ट कौन सा, 1970, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। अंडर सेक्शन 108 द पेटेंट एक्ट, इन केस ऑफ हिज पेटेंट राइट्स हैव बीन इन्फ्रिंज्ड देन प्रोवाइड्स द रेमेडी टू द प्लेंटिफ इन एनी सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट, देन द कोर्ट में ग्रांट रिलीफ। लाइक कौन से, इंजंक्शन मतलब क्या आपको पता होगा, आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू में पढ़ा होगा। एंड एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ आइदर डैमेजेस और अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट। देयर आर 3 टाइप्स विच आर एज फॉलोज सिविल रेमेडीज। कौन से हैं, टेम्पररी इंजंक्शन, ठीक है, एक तो इंजंक्शन क्या हो गया, टेम्पररी इंजंक्शन होता है, और एक कौन सा होता है, दूसरा होता है परमानेंट इंजंक्शन। एक होता है टेम्पररी इंजंक्शन और दूसरा होता है परमानेंट इंजंक्शन। हाँ, टेम्पररी इंजंक्शन मतलब क्या है कि आप उस आदमी को या जो आपके राइट्स पेटेंट को चुराया है उसको हम विथहोल्ड करते हो और उसको फर्दर उसका आपका जो पेटेंट है उसके कॉपी निकालने से डिस्कार्ड कर सकते हो कोर्ट की मार्फत। देखो, इट इज़ लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और द टाइम द केस इज़ फाइनली डिसाइड, जब तक केस नहीं होगा तब तक है। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो, is granted to mitigate the risk of injustice। ठीक है, the main objective of temporary injunction is to protect the plaintiff against the infringement of his rights for which he could not be compensated damages and damage recovered। ठीक है, so that is past
a temporary injunction at that initial stage of the suit is filed by the plaintiff क्यों is passed for preventing the damage from getting profits by using other patent products or devices। ठीक है, जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आया तब तक आप टेम्परेरी इंजंक्शन का मतलब आप आधार ले सकते हो, क्योंकि क्या है उसके प्रॉफिट्स फिर आगे चल के सेल नहीं होंगे। ठीक, द पेटेंट नीड्स टू प्रूव दैट अ पेटेंट इज़ वैलिड बाय टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, परमानेंट इंजंक्शन मतलब ये इंजंक्शन होता है जो फाइनली केस के बाद, मतलब टेम्परेरी इंजंक्शन को परमानेंट इंजंक्शन कन्वर्ट किया जाता है अगर पेटेंटी ने प्रूव कर दिया कि उसने मेरा इन्फ्रिंजमेंट किया है। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। फिर इसके बाद आप बोल सकते हो कंक्लूजन में द सिंस 2005 देयर आर मेनी सूट फाइल्स ऑन द इन्फ्रिंजमेंट पेटेंट राइट्स। ठीक है, ऑन द केस रिलेटेड टू इन्फ्रिंजमेंट पेटेंट हाई कोर्ट सुप्रीम द पेटेंट द बर्डन ऑफ प्रूफ में भी शिफ्टेड टू द इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, आप कंक्लूजन में ये सब के ऊपर पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, अभी इसमें का एक दूसरा पार्ट रह गया अपने का, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पेटेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आपने इसमें क्या समझा कि रेमेडीज़ कौन से टाइप्स के इन्फ्रिंजमेंट होते हैं और रेमेडीज़ अवेलेबल, रेमेडीज़ कौन कौन से है, सिविल रेमेडी, एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी। ठीक है, और इंजंक्शन के, और एक होता है क्रिमिनल रेमेडी, वो कॉपीराइट में, सेम इट इज़ कॉपीराइट का जैसा ही है। कौन से सेक्शन में, सिविल रेमेडी 1081 ऑफ पेटेंट एक्ट। ठीक है, फिर बात पढ़ लेना तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू। और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, ये जो राइट्स ऑफ पेटेंटी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।